दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगा, जिसमें हमारे जो भूमिधर हैं या किसान लोग हैं उन्होंने बहुत बार इस शब्द का नाम सुना होगा और बहुत बार उन्हें तहसीलों में जाना पड़ा होगा। तो जिनको भी तहसील में जाना पड़ता है और जो भी ज़मीन वाले लोग हैं, ज़मीनों को एक दूसरे से बेचते हैं या किसी तरह से उनके नाम ज़मीन आती है, तो उन लोगों के लिए तहसील में जाके एक प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज, जिससे बहुत सामना पड़ता है। तो मैं आज आपको डिटेल में दाखिल खारिज क्या होता है और कौन लोग करते हैं इसको, किस तरह से ये किया जाता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा, दाखिल खारिज को हिंदी में नामांतरण, उर्दू में दाखिल खारिज और इंग्लिश में इसको म्यूटेशन कहते हैं। नामांतरण का मतलब है कि नाम का अंतरण, यानी जो पहले खतौनी के खाते में जिस व्यक्ति का नाम है उसका नाम हटा के किसी दूसरे का नाम दर्ज करना। वही चीज़ दाखिल खारिज, एक व्यक्ति को उस अकाउंट में दाखिल करना है, दूसरे व्यक्ति को उस अकाउंट से खारिज करना है। उसी तरह से म्यूटेशन है, जिसमें कि अकाउंट का जो नेचर है उसको म्यूटेट करा जा रहा है, उसको बदला जा रहा है, यानी जो अकाउंट पहले किसी और के नाम है उस पर किसी दूसरे का नाम चढ़ाया जा रहा है। तो पहले जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे दो मेन एक्ट थे। एक का नाम था LR एक्ट 1901, दूसरा था उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1952। और भूमि से संबंधित और भी बहुत से कानून थे। इन सारे कानूनों को मिलाकर के इनमें जो रिलेवेंट जितने थे आज के परिप्रेक्ष्य में, उनको इकट्ठा करके एक राजस्व संहिता का निर्माण किया गया। संहिता का मतलब ही होता है सम्मिलित करना, यानी जो पहले से हमारे कानून चल रहे हैं, जो एक्ट्स पहले से हैं, उनको मिलाकर के एक कंसोलिडेट करके एक अच्छी सी कोड तैयार कर देना है, जिससे कि जो लोग उसको लागू करने की जिनकी जिम्मेदारी है वो, और साथ ही जिनको उससे लाभ हो रहा है उनको भी आसानी रहे। ऐसा करने के लिए एक राजस्व संहिता बनाई गई और उसमें जो पुराने जो एक्ट्स थे उनको मिलाकर के इसको बनाया गया। संहिता जहाँ भी बनती है, जो भी कोड होता है, कोड एक जनरल नेम है, इसमें सारे वो जो पुराने कानून हैं उनको बदल करके जब भी नया बनाया जाता है और उनको शामिल करते हुए बनाया जाता है तो उसको कोड कहते हैं। और ये राजस्व संहिता 2006 में तैयार हुई, जो 11 फरवरी 2016 को लागू हुई, लेकिन इसके कुछ प्रावधान दिसंबर 2015 में भी लागू हुए हैं। तो इस तरह से ये राजस्व संहिता के अंतर्गत वर्तमान में जो भी राजस्व न्यायालय हैं वो सब राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस राजस्व संहिता में जो भूमिधर है, भूमिधर मतलब वो व्यक्ति जिसके नाम कोई ज़मीन है, जिसका खतौनी में अकाउंट है, खाता है, उसकी 3 कैटेगरी होती हैं। एक संक्रमणीय भूमिधर, एक असंक्रमणीय भूमिधर और आसामी। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी हैं। इसमें से एक जो संक्रमणीय भूमिधर कैटेगरी है, यानी वो व्यक्ति जो अपनी ज़मीन का संक्रमण कर सकता है, यानी ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र किसी दूसरे को कर सकता है। ऐसे जो भूमिधर होते हैं उनको संक्रमणीय भूमिधर कहते हैं। और बाकी जो 2 अलग कैटेगरी हैं, एक असंक्रमणीय भूमिधर की कैटेगरी है, ये वो हैं जो अपनी ज़मीन को किसी दूसरे को संक्रमित नहीं कर सकते, जो किसी दूसरे को अपनी ज़मीन नहीं दे सकते। और उसी तरह से आसामी होते हैं, ये 5 साल के फिक्स पीरियड के लिए इनको कोई गवर्नमेंट लैंड दी जाती है, वो ये आसामी होते हैं। तो इनको, इन दोनों जो लास्ट की जो 2 कैटेगरी हैं, इनको अपनी ज़मीन का अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि ये लगभग वैसी ही प्रक्रिया है
जैसे कि हम बैंक में अपने खाते में करते हैं। जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो आपको एक विड्रॉल फॉर्म भर के देना होता है। तो उसी तरह से यहाँ के अकाउंट के लिए जो विड्रॉल फॉर्म की जगह है वहाँ पर आपको बैनामा, वसीयत या पाका 11 जो अविवादित नामांतरण होता है वो भर करके देना होता है, या गिफ्ट डीड आपको देनी पड़ती है। और उनके आधार पर फिर तहसीलदार या नायब तहसीलदार की कोर्ट से जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं, जिसको आपने बैनामा करा है, जिसको वसीयत करी है, उनको वो नाम ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो पहला इसमें सबसे पहला जो म्यूटेशन का तरीका है वो है विरासत का। ये अविवादित नामांतरण की कैटेगरी में अगर है तो इसको कानूनगो, जो क्षेत्रीय कानूनगो हैं, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक हैं, उन्हीं को इसको करने का अधिकार है। इसको बोलते हैं विरासत। इस विरासत में जैसे अगर किसी एक खातेदार की मृत्यु हो गई तो उस खातेदार की जगह उसके जो वारिस हैं, उसके जो लीगल हेयर्स हैं, उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। और अगर उनमें कोई विवाद नहीं है किसी भी तरीके का तो उसमें जो आदेश है वो नामांतरण का आदेश कानूनगो के स्तर से ही पास कर दिया जाता है। इसमें जो अभी नया संशोधन किया है उसमें एक तरीका और भी है कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो अगर मान लीजिए नामांतरण अविवादित है और कानूनगो अपने क्षेत्र में जाकर के उसको पता चलता है कि ये अविवादित नामांतरण है तो वो खुद ही उसको इनिशिएट कर सकते हैं, खुद ही उसको शुरू कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कानूनगो नहीं कर रहे हैं तो आपको उसमें ऑनलाइन अब एक एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ती है, और वो एप्लीकेशन आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पर जाकर के वहाँ पर नामांतरण या विरासत का एक फार्म है वो भर करके आपको वहीं पे ऑनलाइन सबमिट कर देना होता है। उसकी जांच आपके क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा की जाती है और जांच में सही पाए जाने पर वो आपका नामांतरण लेखपाल और कानूनगो के स्तर से ही वो पास कर दिया जाता है। उसके बाद आता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये सक्सेशन के आधार पर या विरासत के आधार पर किसी खाते में नाम का अंतरण हुआ है। दूसरा अंतरण जो होता है वो ट्रांसफ़र के आधार पर होता है। वो ट्रांसफ़र आप वसीयत के आधार पर कर सकते हैं, बैनामे के आधार पर कर सकते हैं और दान पत्र के आधार पर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपना जो लीगल जो उसके लीगल वारिस हैं उनको छोड़ करके किसी दूसरे को अगर ज़मीन देना चाहता है, यानी जो सेक्शन 107, 108 के अंतर्गत नहीं आते हैं, उस क्रम में नहीं आते हैं, उनको अगर क्रम वो बदलना चाहता है तो वो बिल एक लिख सकता है। और इस बिल के आधार पर, बिल में जैसा आप जानते हैं कि उसको प्रूव करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूव करने के लिए विटनेस की आवश्यकता होती है। आपको 2 विटनेस आपको चाहिए और बिल लिखने के बाद में उसका रजिस्ट्री उसकी ज़रूरी है, उसका पंजीकरण ज़रूरी है। अगर वो पंजीकृत नहीं होगी तो आपकी बिल नहीं मानी जाएगी। पहले अपंजीकृत वसीयतों का भी प्रावधान था, अभी अपंजीकृत वसीयत को भी पंजीकृत वसीयत के बराबर ही माना जाता था, लेकिन अब एक्ट में संशोधन करके 2004 में ये संशोधन किया गया था, उसमें वसीयत का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है और ये एग्रीकल्चर लैंड या कृषि भूमि के लिए आवश्यक हो गया है। तो आपकी वसीयत पंजीकृत होनी चाहिए और वो पंजीकृत वसीयत लेकर के आपको संबंधित तहसील में, तहसीलदार की कोर्ट में आपको एक केस दाखिल करना पड़ेगा, जिसमें तहसीलदार के न्यायालय से 35 दिन के अंतर्गत न्यायालय सम्मन निर्गत करता है और प्रोक्लेमेशन आप कह सकते हो उसको निर्गत करता है। और उस पर अगर कोई आपत्ति नहीं आती है और आपके वसीयत के गवाह उस वसीयत को प्रूव कर देते हैं तो फिर आपकी वसीयत के आधार पर मृतक के स्थान पर आपका नाम दर्ज हो जाएगा। जिन जिन लोगों के लिए वसीयत में लिखा हुआ है कि इन लोगों को वसीयत की गई है उनके नाम दर्ज हो जाएंगे। अगला होता है बैनामा और दानपत्र। बैनामा दानपत्र लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं। बैनामे में सेल डीड होती है जिसमें एक विक्रेता होता है, दूसरा क्रेता होता है। विक्रेता अपनी ज़मीन बेचता है और क्रेता उस ज़मीन को खरीदता है। तो विक्रेता जाता है, विक्रेता क्रेता दोनों सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं और जो कंसीडरेशन होता है उसका मूल्यांकन होता है ज़मीन का, उसके आधार पर मूल्यांकन जो उसको विक्रेता क्रेता को दे देता है
और उसके आधार पर बैनामा लिख जाता है। बैनामा जो लिखा हुआ बैनामा है वो सीधे ही प्राविधान ये है कि रजिस्ट्रार के यहाँ से, सब रजिस्ट्रार के यहाँ से उसकी एक कॉपी सीधे तहसील में भेजी जाए और तहसील में आते ही तहसीलदार के न्यायालय में या नायब तहसीलदार के न्यायालय में वो दर्ज होते हैं और वहाँ से दाखिल खारिज के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें कि आपको जो 35 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। न्यायालय का 35 दिन का जो उसका सम्मन देने का वो है टाइम है, वो 35 दिन का है। 35 दिन के बाद में भी 10 दिन और है, अगर 35 दिन में अगर कार्रवाई नहीं पूरी होती है तो 10 दिन और दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से 45 दिन के अंदर अगर किसी को आपत्ति करनी होती है आपके बैनामे या दान पत्र पर तो वो आपत्ति करता है और तहसीलदार या नायब तहसीलदार उन आपत्तियों को सुन के उनका निस्तारण करके और तदनुसार आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट जो भी उनको सही लगता है वो इन दोनों बैनामा और दान पत्र में जो लिखा होता है उसके आधार पर आदेश निर्गत करते हैं। तो इस तरह से ये जो आपकी एक प्रक्रिया है म्यूटेशन की, दाखिल खारिज की, वो कंप्लीट होती है। तो दाखिल खारिज के लिए आपको ये जो चीज़ें हैं वो अब ऑनलाइन भी होने लगी हैं। आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन डाल सकते हैं और ऑनलाइन के लिए आपको बोर्ड की साइट पर जाना पड़ेगा जो है bor.up.nic.in। इस पर भी आप जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन बैंकिंग होती है उसी तरह से ये ऑनलाइन इसकी व्यवस्था करी गई है। अभी दोनों व्यवस्थाएं हैं, आप ऑनलाइन भी अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और ऑफलाइन भी आप डाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। मैं समझता हूँ कि आपको नामांतरण और दाखिल खारिज और म्यूटेशन जो है वो मोटा मोटा एक उसका ओवरव्यू मिल गया होगा। और जब आप इसको या तो इसकी साइट खोल करके देख लीजिए, उस पर सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आपको वहाँ पे तहसील में जो अधिवक्ता होते हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और वहाँ जा कर के आप अपना ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत करके दाखिल खारिज एक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।